हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और आंसर करने वाला हूं 10 मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन जो कि गार्डनिंग कम्युनिटी के होते हैं। ये 10 क्वेश्चन मैंने अपने मेन यूट्यूब चैनल अमेजिंग गार्डनिंग पे से लिए हैं, जिनके आंसर आज मैं आपको करने वाला हूं। तो ये मेरे पास फ़ोन में 10 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इस वीडियो को आप पूरी देखिएगा। अगर आपको भी गार्डनिंग करना पसंद है और हो सकता है आपका भी एक क्वेश्चन आज मैं आंसर ज़रूर करूँ। तो ये पिछले एक मंथ के मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस जो थे, मतलब जो बार बार लोगों ने मेरे से पूछा था, वो मैं इस वीडियो में आंसर करने वाला हूं। अगर आपको इस तरह की वीडियोस और भी देखनी है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मेरे गुलाब की कली नहीं आती, प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन इट। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि मैंने गुलाब के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस पहले से ही बनाई हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। अगर गुलाब के ऊपर कलियां नहीं आ रही, बर्ड्स नहीं बन रही गुलाब के पौधे पर, तो उसके काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला, या तो जो प्लांट की मिट्टी है उसकी सॉइल बेकार है, उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो आप उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड कीजिए। NPK यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम किसी भी प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यही तीनों न्यूट्रिएंट्स आपको सबसे पहले ऐड करने पड़ेंगे। दूसरा रीज़न हो सकता है कि जैसे जो पेस्ट होते हैं, एफिड्स जो होते हैं, वो जो न्यू बर्ड्स होती हैं उनके ऊपर आ जाते हैं और उसमें से सैप को यानी कि रसे को चूसते रहते हैं, जिससे कि जो न्यू कली होती है वो सूख के गिर जाती है। ये एक रीज़न हो सकता है। तीसरा रीज़न है कि अगर आप अपने प्लांट को धूप नहीं देते हो, यानी उसको एक ऐसा शेडी एरिया में आपने रखा हुआ है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है गुलाब के पौधे के ऊपर कलियां ना आने की। और फोर्थ रीज़न जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि आप प्लांट की कटिंग नहीं करते हो। तो साल में 1 से 2 बार गुलाब के पौधे की कटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप गुलाब के पौधे की कटिंग नहीं करते तो फ्लावरिंग आने के बाद गुलाब का पौधा जो है वो बिल्कुल वुडी हो जाता है। तो अगर गुलाब का पौधा मतलब वुडी हो जाएगा, उसकी लकड़ी बन जाएगी, तो उस पर फ्लावरिंग कम होगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एलोवेरा में कितना पानी दें और कब डालें। तो पानी से पहले सबसे पहले ज़रूरी बात आती है एलोवेरा को लगाते समय उसकी मिट्टी। एलोवेरा आप हमेशा सैंडी सॉइल यानी कि रेतली मिट्टी में लगाएं, कभी भी आप उसको क्ले सॉइल यानी कि चिकनी मिट्टी में ना लगाएं, क्योंकि जो क्ले सॉइल होती है उसमें पानी रुक जाता है और एलोवेरा प्लांट को ये बिल्कुल पसंद नहीं होता। तो अगर आप प्लांट को सैंडी सॉइल में लगाओगे तो पानी उसमें रुकेगा नहीं। अगर कभी आपसे एक्स्ट्रा वाटरिंग भी हो जाती है, या फिर प्लांट बाहर रखा है, आउटडोर्स में रखा है और बारिश में ओवर वाटरिंग हो जाती है, तो प्लांट आपका मरेगा नहीं, कभी भी ख़राब नहीं होगा। और वाटरिंग आपको इस प्लांट में उतनी ही करनी है जब आपको लगे कि जो प्लांट की मिट्टी है वो सूखने लगी है। ओवर वाटरिंग इस प्लांट को पसंद नहीं है। अगर आप इसमें रेगुलर वाटरिंग करेंगे और ओवर वाटरिंग करेंगे तो ये प्लांट आपका लेगी हो सकता है और लेगी होकर ख़राब हो सकता है। तो चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, सीड कौन से मंथ में लगाने चाहिए। तो सीड्स को लगाने का सबसे अच्छा टाइम होता है मार्च से मई तक। मार्च और मई के बीच में जो टेम्परेचर है वो ना ज़्यादा ठंडा होता है ना ज़्यादा गर्म होता है, तो इस मंथ में आप कोई सी भी सीडलिंग कर सकते हो, जनरली सीड्स ग्रो हो ही जाते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्रैसुला ओवाटा को घर में लगाने से पैसे आते हैं क्या, और इस प्लांट को हम कैसे उगाएं। तो ये काफ़ी काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है यूट्यूब पे, क्योंकि जो क्रैसुला ओवाटा प्लांट है वो मतलब काफ़ी लोगों ने अपने घर में लगा के रखा हुआ है, और उसके पीछे एक माइथ भी है कि इसको लगाने से घर में पैसे आते हैं। तो ऐसा तो सबसे पहले मतलब ये मेरा मानना है, ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो आपके पास पैसे कहाँ से आ जाएंगे। और अगर हम बात करें कि इस प्लांट को कैसे ग्रो करना होता है, तो ये प्लांट नॉर्मली जैसे हम बाकी सकुलेंट प्लांट्स को ग्रो करते हैं, जैसी हम उनकी केयर करते हैं, वैसे ही इस प्लांट की केयर करनी होती है। तो जैसे आप सकुलेंट प्लांट की केयर करते हैं नॉर्मल, वैसे ही आपको क्रैसुला ओवाटा प्लांट की भी करनी है। और एक चीज़ और होती है, जो ये चीज़ बोलते हैं कि ये प्लांट घर में लगाना शुभ होता है, इससे पैसे आते हैं, ये बेसिकली एक चाइनीज़ परंपरा है जिसको कि फेंग शुई बोलते हैं। तो उससे ये चीज़ आई है। जैसे कि हमारे इंडिया में बोलते हैं घर में तुलसी का पौधा लगाना शुभ होता है, आम के पौधे लगाने चाहिए। इस तरह की जो हमारे भारतीय मान्यता है, तो इस तरीके से एक चाइनीज़ मान्यता भी है, उसको हम फेंग शुई बोलते हैं। तो उसके हिसाब से ये प्लांट घर में लगाना शुभ होता है। तो अब अगला क्वेश्चन है कि बनाना पील फर्टिलाइज़र कैसे बनाते हैं। तो बनाना पील फर्टिलाइज़र बनाना बहुत ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि बनाना पील फर्टिलाइज़र बनाने में कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती। जब आप केला खा लेते हैं तो जो उसके छिलके बचते हैं, आपको नॉर्मली उनको सुखाना है, और सुखाने के बाद आप उनको थोड़ा सा क्रश करके, या तो आप उनको मिक्सी में भी क्रश कर सकते हो। अगर आप मिक्सी में क्रश नहीं करना चाहते तो आप उनको नॉर्मली अपने हैंड से भी क्रश कर सकते हो, और उसके बाद उसको प्लांट्स में यूज़ कर सकते हो। अब एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि हम आखिरकार बनाना पील फर्टिलाइज़र यूज़ ही क्यों करते हैं, क्योंकि प्लांट्स को 3 न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा चाहिए होते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस। और बनाना पील में ऑर्गेनिक वे में सबसे ज़्यादा हमें पोटेशियम मिल जाता है। तो अगर आप भी ऑर्गेनिक गार्डनिंग करना चाहते हैं तो बनाना पील ऑर्गेनिक पोटेशियम फर्टिलाइज़र का एक काफ़ी अच्छा सोर्स हो सकता है।
तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वर्मी कंपोस्ट और देसी खाद में क्या फ़र्क होता है। तो वर्मी कंपोस्ट और देसी खाद बिल्कुल अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो देसी खाद क्या होती है, देसी खाद को इंग्लिश में हम फार्म यार्ड मैन्योर भी बोलते हैं या फिर नॉर्मली हम इसको मैन्योर भी बोल देते हैं। तो क्या होता है, जैसे कोई भी मतलब जो जितना भी डेयरी का वेस्ट होता है, जैसे कि गोबर हो गया और पुराने पत्ते मतलब सूखे हुए पत्ते हो गए, टहनियाँ हो गई, तो इन और बचा हुआ गाय भैंसों का चारा हो गया, तो इन सब चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं और उसको फिर डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं। और जब वो नेचुरल डिकम्पोज होता है तो फिर हमारा जो मैन्योर है वो बन जाता है। लेकिन वर्मी कंपोस्ट बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि क्या होता है, जो गोबर होता है, गोबर को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, उसके ऊपर फिर पानी डाला जाता है और इसके बाद इसमें अर्थवॉर्म्स छोड़े जाते हैं। तो अर्थवॉर्म डालने के बाद क्या होता है, वो अर्थवॉर्म्स उस गोबर को खाते हैं और निकालते हैं, मतलब कि जो उनका एक्सक्रीटा होता है, मतलब बेसिकली जो उनकी पॉटी होती है, तो वही वर्मी कंपोस्ट है। लेकिन अर्थवॉर्म्स का जो एक्सक्रीटा होता है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच होता है, क्योंकि उसमें जो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस होता है ऑर्गेनिक वे में, वो काफ़ी ज़्यादा हाई क्वांटिटी में होता है। और वर्मी कंपोस्ट में एक चीज़ और होती है कि ये फुल्ली डिकम्पोज होता है, इसमें किसी भी तरह के वीड्स नहीं होते, किसी भी तरह के वीड्स के सीड नहीं होते। और एक चीज़ और होती है कि वर्मी कंपोस्ट में एक पैराट्रॉपिक मेम्ब्रेन होती है, जिसको हिंदी में पैराट्रॉपिक झिल्ली भी बोल सकते हैं। उससे क्या होता है, जब हम वर्मी कंपोस्ट को सॉइल के अंदर ऐड करते हैं तो जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। तो इस तरीके से वर्मी कंपोस्ट एक बेटर ऑप्शन है नॉर्मल मैन्योर से। तो अब और हमारे पास क्वेश्चन बचे हैं कि मैंने अपने हिबिस्कस प्लांट को दूसरे पॉट में शिफ्ट किया है पर वो मरने लगा है, पत्ते भी मुरझा गए हैं, क्या करूं। तो सबसे पहले तो मैंने देखा ये क्वेश्चन मेरे से अप्रैल के मंथ में पूछा गया है, और अप्रैल के मंथ में किसी भी प्लांट को बेसिकली रिपोर्ट हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिपोर्टिंग हमें केवल स्प्रिंग सीजन में करनी चाहिए, मतलब स्प्रिंग सीजन से पहले करनी चाहिए। जैसे कि जो हमारे नॉर्थ साइड में होता है, स्प्रिंग सीजन फरवरी में स्टार्ट होता है और जनवरी में हमें रिपोर्टिंग प्लांट की कर देनी चाहिए। तो ज़्यादा तेज़ सर्दी में और ज़्यादा तेज़ गर्मी में किसी भी प्लांट की रिपोर्टिंग हमें नहीं करनी चाहिए। रिपोर्टिंग हमेशा आप जनवरी में करें। और अगर ऐसा हो भी गया है कि आपने अपना प्लांट को किसी दूसरे मौसम में शिफ्ट कर दिया है, तो आप क्या करें, उस प्लांट को कुछ टाइम तक या तो ग्रीन नेट के नीचे रखें या फिर थोड़ा शेडी एरिया में रखें, डायरेक्ट उसको सनलाइट में ना रखें। और अगर आपने सर्दियों में किया तो डायरेक्ट उसको फ्रॉस्ट के नीचे ना रखें, कोहरे के नीचे ना रखें। जब तक उसमें आपको थोड़ा उसकी मतलब ग्रोथ ठीक ठाक ना लगने लगे तब तक आप उसको आउटडोर ना रखें, थोड़ा सा आप उसको इंडोर रख के चलें। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2 क्वेश्चन हमारे पास और बचे हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन थोड़े सिमिलर ही हैं, तो इनके आंसर भी थोड़े सिमिलर ही हैं। पहला क्वेश्चन है लेमन पर फूल नहीं आते क्या करूं, और दूसरा है मेरा नींबू का पौधा को 3 साल हो गए हैं और वो ग्राफ्टेड भी है पर अभी तक एक भी फूल नहीं आया, प्लीज़ कोई उपाय बताएं। तो लेमन प्लांट को सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, इसके काफ़ी सारे रीजंस होते हैं लेमन प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग ना होने के। सबसे पहला रीज़न, अगर आपका प्लांट कटिंग से ग्रो किया गया है तो उसको 1 से 2 साल लगेंगे उसके ऊपर फ्लावरिंग आने में, और अगर वो प्लांट सीड से ग्रो किया गया है तो कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे फ्लावरिंग आने में। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए, हमेशा जब भी आप कोई भी प्लांट या तो ज़मीन में लगाएं या फिर पॉट में लगाएं, आप कटिंग से ही जो प्लांट तैयार किया गया हो वो लगाएं। दूसरा होता है ओवर वाटरिंग, अगर आप लेमन प्लांट में ओवर वाटरिंग करते हैं तो भी लेमन प्लांट के लिए नुकसान है, और अगर आप इसमें अंडर वाटरिंग करते हैं यानी कम वाटरिंग करते हैं तो भी इस प्लांट के लिए नुकसान है। तो आप वाटरिंग इसके नॉर्मल रखिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है अब सनलाइट। तो लेमन प्लांट को सनलाइट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। अगर आपने एक प्लांट को ऐसी जगह रखा है जहाँ पर इसको केवल 3 से 4 घंटे की सनलाइट मिलती है तो भी फ्लावरिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। आप प्लांट को ऐसी जगह रखिए जहाँ इसको कम से कम भी 6 से 7 घंटे की सनलाइट तो मिले ही मिले, उससे कम सनलाइट में ये ठीक तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा। अगली चीज़ आती है फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस प्लांट को, जैसे कि मैग्नीशियम चाहिए होता है, कैल्शियम चाहिए होता है, और बोरोन, जिंक के कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट को चाहिए होते हैं, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये तो आपको प्लांट को देने ही देने हैं। तो आपको प्लांट को फर्टिलाइज भी करते रहना है साथ साथ, और ठीक तरीके से उसकी केयर भी करते रहना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि आपको प्लांट की ट्रेनिंग और प्रूनिंग भी करते रहना है, यानी कि कटिंग भी करते रहना है टाइम टू टाइम। अगर आप कटिंग किसी प्लांट की नहीं करते तो क्या होता है कि प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है और वो फिर एक बार ही फ्लावरिंग करता है, उसके अगली बार वो फ्लावरिंग नहीं कर पाता, क्योंकि
तो अभी वीडियो मेरे को बीच में पॉज करनी पड़ गई थी क्योंकि बैकग्राउंड में एक नॉइज़ आ गई थी और गर्मी भी काफ़ी हो रही थी, तो मैंने छोटा सा एक ब्रेक भी ले लिया। तो लेमन प्लांट के बारे में हम बात कर रहे थे और लेमन प्लांट के बारे में एक लास्ट चीज़ रह गई है कि लेमन प्लांट को फंगल डिजीज़ से बचाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए आप अगर ऑर्गेनिक वे में बचाना चाहते हो तो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि नीम ऑयल यूज़ कर सकते हो, कोल्ड प्रेस्ड वाला नीम ऑयल आता है वो यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको केमिकल यूज़ करना है तो केमिकल तो मार्केट में काफ़ी सारे आते हैं, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। तो ये थी छोटी सी वीडियो जो मेरे को लगा कि 10 क्वेश्चंस और आपको इनका आंसर पता होने चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसको उन लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको आपको लगता है कि इस वीडियो से बेनिफिट हो सकता है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, एंड तक देखी है, तो प्लीज़ इसको लाइक करे बिना मत जाइएगा। तो इस तरह की और वीडियोज़ मैं अभी फ्यूचर में और लेके आऊँगा। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार। पेड़ पौधे लगाते रहिए, धरती को हरा भरा बनाए रखिए।